स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड निवेश का एक विकल्प है, लेकिन इस विकल्प के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो ऑप्शन मेरे लिए सही है जरूरी नहीं है कि वही ऑप्शन आपके लिए भी सही हो। तो कैसे पता चलेगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं? पता चलेगा हमारे शो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के जरिए, जहां हम आपके सवालों के जवाब एकदम सरल और सहज भाषा में देते हैं, ताकि आपको अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर क्लैरिटी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो और देख लेते हैं कि आज के शो में खास क्या है। अगर अभी 2.5 लाख रुपए हर महीने का खर्च है तो रिटायरमेंट के लिए कितनी रकम की जरूरत होगी? उम्र 60 साल से ऊपर, टारगेट है ज्यादा से ज्यादा रिटर्न, ऐसे में कितना रिस्क लेना सही होगा? और कुछ इंटरनेशनल फंड्स ने पिछले 1 साल में दिया है 50% तक का रिटर्न। आखिर किसे करना चाहिए इस तरह के फंड में निवेश? और आज सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं रूंगटा सिक्योरिटीज के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रूंगटा। हर्ष, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। कैसे हैं आप? ऑल फाइन स्वाति, उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो फोन लाइन पे, उनका नाम है राजेश। वो हमारे साथ दुबई से जुड़ रहे हैं। राजेश जी नमस्ते, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? स्वाति जी नमस्ते जी। थैंक यू, आपने हमारा सवाल लेने का सोचा जी। मेरा सवाल ये था, आपने सही बोला है आपके चैनल पे कि अगर मेरा करंट एक्सपेंस 2.5 लाख है तो मुझे 25 साल के बाद कितना अमाउंट लगेगा एज पर माई रिटायरमेंट प्लान। और आज की तारीख में मैं 2.5 लाख रुपए हर महीना SIP करता हूँ। अच्छा। मेरा आज माई करंट एज इज 41 एंड माई रिटायरमेंट टाइम लाइन इज 60 years। ओके। और मेरा लास्ट सवाल था कि अगर इन्फ्लेशन को देखा जाए तो इन्फ्लेशन के हिसाब से हमको हमारी SIP बढ़ाने की जरूरत है क्या? ओके। तो वो जो कैलकुलेशन होगा ना, वो तो इन्फ्लेशन को दिमाग में रख कर ही होगा। तो चलिए चेक करते हैं हर्ष से। हर्ष बताइए, अभी का खर्च अगर 2.5 लाख है और अगर हम 6-7% का इन्फ्लेशन लेके चलते हैं तो इनको अपने रिटायरमेंट तक कितना बड़ा कॉर्पस जोड़ने की जरूरत होगी? राजेश जी, आपने जो कहा कि आपका 2.5 लाख का प्रेजेंट खर्चा है, तो आज का जो खर्चा है वो 2.5 लाख रुपए महीने का है। अगर हम इस खर्चे को साल दर साल अगर 7% से 7% से हम देखें कि खर्चा हर साल का बढ़ता है आपका, तो 60 साल की उम्र में आपको एक कॉर्पस चाहिएगा, वो कितना होगा, ताकि 60 साल की उम्र से लेके अगर हम अनुमान लगाते हैं कि अगले 20 साल तक जो है 60 ईयर की उम्र से लेके 80 साल की उम्र तक आपको आपके पास कैश फ्लो रहे और वही लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर सकें जो आज आप कर रहे हैं, जो है 2.5 लाख रुपए इक्विवेलेंट वर्थ है। तो हम अगर ऐसा कैलकुलेशन करते हैं तो आपको करीबन 19 करोड़ रुपए का इकट्ठे करने होंगे 60 साल की उम्र तक। अगर 60 साल की उम्र से आपके पास 19 करोड़ रुपए है और वो आप ऐसी कोई जगह पे लगाते हैं जो आपको रेगुलर रिटर्न देता रहे, और उसके ऊपर आपको एक चीज ध्यान रखना होगा कि कैपिटल भी आपका कंज्यूम होते रहेगा। तो 80 साल की उम्र तक आपके पास 2.5 लाख इक्विवेलेंट आज की वैल्यू से इतना आपके पास महीने का खर्च के हिसाब से फंड अवेलेबल होगा। अब दूसरी बात यह आती है कि अगर 60 साल की उम्र तक आपको 19 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं तो आज से आपको कितना निवेश करना होगा? तो हम 2 सिनेरियो लेते हैं कि ये, क्योंकि 20 साल लगभग आपके पास टाइम है, तो ऑब्वियसली हम अज्यूम करते हैं कि आप इक्विटी में ही निवेश करेंगे, SIP के जरिए करें या डायरेक्ट इक्विटी करें, जो आपको जैसे ठीक लगे। अगर आप मार्केट कंफर्टेबल नहीं तो डेफिनेटली SIP का रूप लेके आप म्यूचुअल फंड के जरिए करिएगा। तो अगर जो भी हम इन्वेस्ट करते हैं आज से, उस पर अगर आपको मान लीजिए 14% आसपास का एनुअलाइज रिटर्न मिलता है, तो जो आपको हर महीने की रकम जो जमा करनी है वो करीबन 1,70,000 रुपए है, जो आप हर महीने जमा करेंगे तो 60 साल की उम्र तक आपका 19 करोड़ रुपया बन जाएगा, अगर ये इन्वेस्टमेंट आपका 14% से रिटर्न देता है। अगर हम 12% का अनुमान लगाते हैं तो अगर 12% के हिसाब से आपको रिटर्न मिला तो यही रकम जो आपको हर महीने जमा करनी है वो करीबन 2,15,000 रुपए है।
और हम आपकी क्वेरी में ये भी देखे हैं कि आप हर महीने का आज की तारीख में भी 2.5 लाख रुपए जमा कर रहे हैं म्यूचुअल फंड पे। तो मेरे हिसाब से आपको 10% मिले, 12 या 15% मिले, आप अपने लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। सिर्फ एक है कि डेफिनेटली जो आप आज कर रहे हैं 2.5 लाख रुपए हर महीने का जमा कर रहे हैं, वो एक डिसिप्लिन बना के रिटायरमेंट तक करते रहिएगा। हर्ष, ये आपने जो कैलकुलेशन किया है ये 25 साल के बाद के लिए किया है, राइट? नहीं, 25 नहीं, एक्चुअली ये 40 साल के हैं, अभी 51 ईयर्स के हैं, और ये 60 की उम्र में ये चाहते हैं कि इनका कॉर्पस इकट्ठा हो जाए। तो लगभग इनके पास 19-20 साल का टाइम है। तो हमने ये 19 और 20 साल का टाइम होराइजन चला है। उनका रिटायरमेंट एक 60 को ध्यान में रखते। तो एक सवाल है यहाँ पे, क्योंकि 60 साल में रिटायरमेंट होगी, अभी 40-41 साल के हैं, तो 20 साल का अगर हम टाइम फ्रेम लेके चल रहे हैं 19-20 साल का, तो हम पैसे कब निकालेंगे उसमें से? या फिर क्योंकि इक्विटी में अगर हम निवेश कर रहे हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि लक्ष्य के 1 साल 2 साल 3 साल पहले आप पैसे विड्रॉ करना शुरू कर दीजिए, या उस तरीके से प्लान कीजिए, ताकि अगर उस पर्टिकुलर साल में कभी अगर बाजार बहुत ज्यादा नीचे ना चला जाए तो हो सकता है कि आपका रिटर्न या आपका जो गोल है वो पूरा शायद ना हो। तो कितना वक्त इनके पास है एक्चुअली निवेश का? ये एक्चुअली 20 साल है, या फिर इनको 17 साल के बाद ही वो रकम, 17 साल तक में वो रकम जोड़ लेनी चाहिए और उसके बाद पैसे कहीं सेफ जगह पार्क कर देने चाहिए? इनफैक्ट देखिए, दोनों तरीके हैं। एक तरीका जो आपने कहा वो सही है कि अगर हम 1 या 2 साल, लक्ष्य के 1 या 2 साल पहले हम उसे शिफ्ट कर लें डेट में, ताकि फ्लक्चुएशन का इफेक्ट जो है हमें लास्ट फाइनल ईयर में नहीं आए। लेकिन रिटायरमेंट एक ऐसा गोल है जिसमें हम बोल रहे हैं कि 19 करोड़ रुपए इन्हें इकट्ठा करने हैं 60 ईयर्स की उम्र तक। लेकिन ये पूरे 19 करोड़ रुपए या उसका रिटर्न जो है वो हमें 61 से जरूरत नहीं है। तो रिटायरमेंट एक ऐसा गोल है जिसमें अगर आप लास्ट डेट तक भी इक्विटी में निवेश करते हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। कारण ये है क्योंकि 61 की उम्र से जो उन्हें पैसे चाहिए वो हर महीने की एक छोटी रकम चाहिए जी। तो ये इक्विटी फंड में बने भी रह सकते हैं और उसमें से SWP के रूप में पैसे निकाल भी सकते हैं 20 साल बाद। तो ये जो कैलकुलेशन हमने इनके लिए किया है वो पूरा 60 की उम्र तक किया है। और 60 के बाद जो डिसीजन लेना, तो एक डिसीजन जैसे मैंने कहा कि वो यही कर सकते हैं कि उनका 20 साल का एवरेजिंग हुआ है इक्विटी में, वो इक्विटी में ही 60 की उम्र में भी बने रहे और उधर से ही आप SWP के रूप में पैसे निकालते रहे। ये एक तरीका है जिसमें वो रिटायरमेंट फंडिंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका ऑफकोर्स जो काफी लोग करते हैं वो ये है कि पैसे निकाल के इक्विटी से और फिक्स डिपॉजिट वगैरह में लगाते हैं जिससे उनको ब्याज आता है। जी जी। तो राजेश, आप हैं हमारे साथ? हाँ हूँ स्वाति जी। तो आपका तो 2.5 लाख सफिशिएंट है। इसमें आपका जो टारगेट रकम है 19 करोड़ के आसपास का कॉर्पस, वो आराम से जुड़ जाएगा। ठीक है, थैंक यू स्वाति जी। हर्षवर्धन जी, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम सर। अगला सवाल लेते हैं। सच्चिदानंद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। सच्चिदानंद जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नमस्ते, मैं पटना से बात कर रहा हूँ। जी सर, पटना में क्या हाल चाल है? ठीक है। ठीक है, चलिए बताएं क्या सवाल है आपका? मैंने आपके पास जो स्टेटस भेजा था, मेरे पास में 5 फंड है, जैसे कि SBI का, सारे के सारे SBI। हाँ जी हाँ जी हाँ। और इसके अलावा SBI लाइफ की फ्लेक्सी स्मार्ट और वो भी 1.5 लाख पर एडम करके था और वो भी लगभग कंपटीशन पे जा रहा है जी। और इसमें जो म्यूचुअल फंड्स थे उसमें जो सबसे लास्ट में जो आपने लिया था जी, SBI ब्लू चिप फंड, वो निगेटिव रिटर्न दिया है, -3 करके है, बाकी सबके पॉजिटिव है। और इसमें से जो SBI गोल्ड का फंड का था उसमें सबसे ज्यादा, उससे तो लगभग 65% रिटर्न आया। बड़े खुश होंगे आप तो रिटर्न देख के। हम लोग को उम्र हो गई कि बहुत सारे रिटर्न देख चुके हैं और नीचे भी जा चुके हैं, है ना? बढ़िया। हाँ, तो इसमें मैं आप लोग का सजेशन चाह रहा था कि इसमें क्या कुछ चेंज करना है, क्योंकि मुझे एक चीज तो लगता था कि सारे के सारे मेरे SBI के चैनल में है और वो भी इसलिए है कि मेरा पेंशन का वही पे अकाउंट है, बहुत पुराना अकाउंट है। हाँ। तो उसमें आसानी होता था, मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर देता था। अच्छा, नेट बैंक कन्वीनियंस था बेसिकली। हाँ हाँ हाँ, तो यही है। और ये लक्ष्य आपने क्या, आप इतना सारा जो निवेश कर रहे हैं, आपने लिखा कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न चाहिए,
हाँ हाँ। किस तरह का रिटर्न? रिटर्न मतलब कि जो अभी तक मेरे काफी पैसा जो है SBI में ही फिक्स डिपॉजिट में था, तो फिक्स डिपॉजिट मैं चूंकि रिटायरमेंट के बाद भी वर्ल्ड बैंक का स्पेशलिस्ट था, तो हमारा इनकम टैक्स 30% ब्रैकेट में चला गया था। तो उसमें जो उसका इंटरेस्ट होता था FD का, करीब 6 लाख से 7 लाख रुपया पर एनम हो जाता था, और उसको 30% का टैक्स लगता था। अच्छा। तो इसीलिए मैंने धीरे धीरे उसमें से निकाल केवल एक FD मैंने रहने दिया है, बाकी सब FD को निकाल के और कुछ तो अपना मकान बनना था उसमें लगा दिया है, और कुछ जो है ये इसी म्यूचुअल फंड में लगा दिया है, जो मैंने आपके पास भेजा है। ओके, सो बस एक चीज बता दीजिए, आप जो ये निवेश कर रहे हैं इससे आपका इसके ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं है ना खर्चा वर्चा चलाने के लिए? नहीं, मेरा पेंशन जो है उससे लगभग 61,000 रुपीज है, और अभी अप्रैल के पहले तो मैं वर्ल्ड बैंक के भी पैनल में था, वो तो अभी लॉकडाउन के बाद उसको मैंने डिसोसिएट कर लिया अपने आप को। लेकिन सिचुएशन यही है, अब बस ये कि मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी अप्रोच का हमारा, और ये भी हम चाहते हैं कि 5% 6% का इंटरेस्ट पर डिपेंड करके और उस पर 30% का टैक्स दे देना, वो कुल मिला के 5% समझ गया सर। तो इसी को ऑप्टिमाइज करना है। जी हर्ष, बताइए, ये पोर्टफोलियो देखिए और इनके एज के हिसाब से अब बताएं कि ऑप्टिमाइज करना सबसे किस तरीके से कर सकते हैं इस पोर्टफोलियो को? तिवारी जी, आपने जैसे अपना पोर्टफोलियो बनाया, फिलहाल मैं कहूंगा कि हर एसेट में आपने अच्छी तरह अपने पैसे डिवाइड कर रखे हैं, तो कम से कम उस पहलू से अगर देखा जाए तो आपको इतना कोई आपने कुछ भी अपने पोर्टफोलियो में इतनी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। आपने सही कहा कि आपने अपने पोर्टफोलियो में देखा कि सारी जो आपकी स्कीम्स है म्यूचुअल फंड की सभी SBI में है। वेल ठीक है, ऐसे कोई बहुत गलत बात नहीं है, सिर्फ 30-40 फंड हाउसेज है जो अपने फंड की एक्सपर्टीज आपको देते हैं, तो क्यों ना उसमें हम थोड़ा डाइवर्सिफाई करें। लेकिन फिलहाल कोई भी आपके पोर्टफोलियो में उस तरह का मुझे नहीं दिख रहा है कि आपको बहुत बदलाव करने हैं। आपका थोड़ा नाराजगी थी SBI ब्लू चिप फंड से, क्योंकि उसमें आपको नेगेटिव दिख रहा है। ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है, मुझे नहीं लगता कि आपको उसकी वजह से बहुत ज्यादा चिंता करनी चाहिए। SBI ब्लू चिप एक अच्छा फंड है, उसमें कोई वैसे दिक्कत नहीं है, तो आप उसमें डेफिनेटली बने रह सकते हैं। आपका जो मेन कंसर्न है वो ये है कि भाई जो आप रिटर्न जनरेट कर रहे हैं आपके फिक्स डिपॉजिट वगैरह से, वो आपको 6% आसपास रिटर्न मिल रहा है और उसका आपको 30% टैक्स भरना है। तो भाई एक जो सिचुएशन है, इसका अगर टैक्स एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो उसमें एक ऑप्शन आपके पास है कि वो आप म्यूचुअल फंड की तरफ जाए। अगर म्यूचुअल फंड में जाते हैं क्योंकि आपको रेगुलर इनकम की जरूरत भी नहीं है, आप 3 साल के ऊपर जमा करके रह सकते हैं। जब 3 साल से ज्यादा निवेश करते हैं म्यूचुअल फंड में, डेट म्यूचुअल फंड में, तो जो भी आपको गेन होता है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है। तो जो टैक्स लगता है आपका वो 30% लगता है और इंडेक्सेशन का फायदा भी मिलता है, तो इससे जो टैक्स का इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन एट दिस जंक्शन क्योंकि आप रिटायर्ड है, मैं आपको कोई भी ऐसी चीज का नाम नहीं बताना चाहता कि आप आपकी FD में आपने बताया कि 25 लाख रुपए रखे हुए कि आप सिर्फ टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा 25 लाख रुपया म्यूचुअल फंड में चले जाए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कोई रिटर्न पहले नहीं बताया जाता। ये नहीं बताओ तो कि साल के एंड में आपको 5% से 7 या 8% ब्याज मिलेगा, वहां पे मार्केट लिंक होता है। तो मेरा सुझाव आपके लिए सिर्फ इतना रहेगा, क्योंकि आप रिटायर्ड है, आपकी जो रेगुलर इनकम है वो पेंशन के रूप में आ रही है, जो खर्चे हैं उससे पूरे हो रहे हैं। तो ये इसको रिटर्न मैक्सिमाइजेशन एक ऑब्जेक्टिव होता है, दूसरा टैक्स एफिशिएंट होना तो ठीक है, लेकिन इसे थोड़ा समझ के रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है, आप क्योंकि रिटायर्ड मेरी सुझाव ये कि आपको फाइनेंशियल सेंटर से पर्सनली मिले, उसे सारे प्रोडक्ट के बारे में उस सारे पहलुओं को समझे कि कहाँ पे आपको क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा, और फिर आप डिसीजन जो लेंगे ना वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अभी कुछ भी अगर नुकसान हुआ, कुछ भी गलत किया आपने, तो आपको उसे करेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये मेरा आपके लिए सुझाव रहेगा। अब तक ठीक है, सिर्फ जो बदलाव करना चाहते हैं वो करेगा, जिसके लिए आपको किसी से पर्सनली मिलकर पूरे डिटेल से आप डिस्कशन। चलिए, यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम
कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश पूरी करेंगे। आप सभी बने रहिए जी बिजनेस के साथ। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रूंगटा। अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर शंख सेन मौजूद है। शंख जी नमस्ते, बताएं क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी बताएं। हाँ मैडम, पंकज सेन मैं बोल रहा हूँ, 37 ईयर्स का हूँ जी। मैं नवंबर 2018 से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मेरे टोटल 5 फंड है। एक है कोटक स्टैंडर्ड मल्टीकैप, पारस्परिक मल्टीकैप, SBI फोकस मल्टीकैप, एक है मेरा एसेट मिडकैप और एक SBI स्मॉल। लार्ज कैप मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि मल्टीकैप में नियरली 70% लार्ज कैप स्टॉक्स रहते हैं। अच्छा। मैं इवन एक 15 से 20% SIP बढ़ाता हूँ एज पर माई एनुअल इंक्रीमेंट, और मैं टॉप अप भी करता हूँ जब सेंसेक्स निफ्टी 500,000 पॉइंट डाउन हो जाता है। बहुत बढ़िया। तो मुझे अभी प्लस 5% रिटर्न आ रहा है, प्लस 5% रिटर्न आ रहा है ओवरऑल सब में। अभी क्या है मैडम, मेरा बेटा है 5 ईयर्स का, तो मैं 2030 में 10 साल बाद 40 लाख रुपीज चाहिए, और रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए मार्च 2043 आफ्टर 23 ईयर्स फ्रॉम नाउ मेरा लगभग 3.5 से 4 करोड़ चाहिए। प्रॉब्लम मेरा यही है मैडम कि कोटक स्टैंडर्ड मल्टीकैप का 30,000 करोड़ के ऊपर हो गया है। तो फ्यूचर में और मैं ऑलरेडी 80,000 रुपया डाल चुका हूँ SIP प्लस टॉप अप मिला के। कोई वैल्यूएशन अगर महंगे हो जाते हैं मेरे किसी भी फंड में, पारस्परिक बोलिए या SBI फोकस बोलिए या कोटक बोलिए या SBI स्मॉल कैप है और एक मेरा मिड कैप, फ्यूचर में कोई नया फंड अगर लेता हूँ तो इसमें क्या है, 0 से चालू करना पड़ता है। मेरा कंपाउंडिंग का बेनिफिट फिर 0 से चालू करना पड़ेगा। तो मैं इस केस में 2 साल बाद 3 साल बाद क्या करेंगे, और अभी एक्चुअली मेरा पोर्टफोलियो कैसा है, वो थोड़ा सजेशन दीजिए। मैं क्या 10 से 11% एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? 4 करोड़ चाहिए मुझे 2043 में। सॉरी, गोल जरा फिर से बताइए, क्या था आपका? हाँ, मेरा एक है 2043, मार्च 2043 में 3.5 से 4 करोड़, एंड 2030 में मेरा 40 लाख रुपीज मेरा बेटा का एजुकेशन के लिए। हाँ, मैं टॉप भी करता हूँ और SIP बढ़ाऊंगा भी 15 से 20%। तो वैल्यू थोड़ा टेंशन रहता है मैडम, क्योंकि हम पैसे डाल चुके हैं 1.5-2 साल से। नवंबर 2018 से मैं इन्वेस्टमेंट चालू किया हूँ सर, नवंबर 2018 से SIP। आई मस्ट टेल यू वन थिंग, आप बहुत ही सुपर एक्टिव इन्वेस्टर हैं वैसे। हर्ष, मुझे एक बात जो इनके पूरे आप सवाल इन्होंने 2-4 भेजे थे शायद, और हमने जो सवाल लिया है वो सवाल और अभी जो ये पूछ रहे हैं वो दोनों थोड़ा अलग हो गए हैं। लेकिन खैर, इन्होंने एक बात कही यहाँ पर म्यूचुअल फंड में भी कि अगर उसका AUM बढ़ जाता है और अगर वैल्यूएशन महंगा हो जाता है, ये सब वर्ड्स उन्होंने यूज किए हैं। ये वैल्यूएशन महंगा होने वाला कॉन्सेप्ट क्या म्यूचुअल फंड में भी काम करता है, या फिर इसको हम अमूमन स्टॉक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं? एक्चुअली स्वाति, ये दोनों चीजें बहुत अलग है। वैल्यूएशन म्यूचुअल फंड का महंगा नहीं होता। म्यूचुअल फंड जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं जी, और स्टॉक मार्केट का जो स्तर है, जो लेवल है, वो महंगा या ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू होता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन की, जो हम जिस चीज में अभी बात कर रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन अगर हम देखते हैं तो इंडाइस का जो मल्टीपल होता है, जो निफ्टी PE है या सेंसेक्स का PE है, अगर हम उसकी बात करें तो वैल्यूएशन महंगा या सस्ता बहुत सब्जेक्टिव है। किसी को सस्ता लगे, किसी को महंगा लगे, लेकिन एक जनरलाइज्ड मार्केट वैल्यूएशन की अगर बात करें तो PE मल्टीपल से बात कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए निफ्टी PE का एवरेज जो हम मल्टीपल देख रहे हैं, वो अगर माना जाता है कि अगर 12 से कम है, निफ्टी PE मल्टीपल अगर 12 से कम है, तो कहते हैं कि वैल्यूएशन बहुत सस्ता है और आपका जो एसेट एलोकेशन होना चाहिए वो इक्विटीज में आप ऑलमोस्ट 100% अपना पैसा इक्विटी में लगा सकते हैं। ओके। अगर निफ्टी PE का जो लेवल है वो हम मानते हैं 16 से 19 के बीच में है, मतलब 16 में मल्टीपल है या 19 मल्टीपल के बैंड में अगर तो आपका इक्विटी एक्सपोजर आप उसमें करीबन 70% तक अपना इक्विटी एक्सपोजर ले सकते हैं। थोड़ा इक्विटी से कम करना, 100 से कम करके 70 तक आ जाइए। ओके। अगर ये चीज 22 से 26 की रेंज में है, जो आज की तारीख में हम है, निफ्टी PE लेवल जो है आज की तारीख में इस बैंड में है कि हम 22 से 26 के बीच में है, इसमें आपका इक्विटी एक्सपोजर करीबन 50% कर सकते हैं आप।
ओके। तो ये एक इंडिकेटिव लेवल है प्रॉफिट का। ये कहते हुए कि मल्टीपल अगर ज्यादा हो गया तो आप इक्विटी कम कर लीजिए, महंगा हो गया, दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो इससे म्यूचुअल फंड का कुछ लेना देना नहीं है इन दैट। म्यूचुअल फंड का जो हम अगर वैल्यूएशन या महंगा नहीं होता, इसमें अगर एयूएम ज्यादा है, इन्होंने बात की कोटक स्टैंड मल्टी कैप में 30,000 करोड़ से ज्यादा एयूएम है, तो दैट कंप्लीटली फाइन। मार्केट का वैल्यू अगर पूरा मार्केट कैप देखे तो 150 लाख करोड़ के ऊपर है। तो उसमें अगर आप 30,000 करोड़ इन्वेस्ट भी करना चाहें तो बहुत बड़ी बात नहीं है। आई मीन फंड से इजीली मैनेज कर, बहुत उनके पास स्कोप है। तो मल्टी कैप है, अगर मिड और स्मॉल कैप होता तो शायद आपको दिक्कत आती कहाँ निवेश करें। तो ये तो हो गई एयूएम और मार्केट लेवल की बात। जो इनका सवाल भी है वो ये है कि क्या ये 2030 तक या 2043 तक अपना लक्ष्य पार कर पाएंगे। वेल ये बहुत हद तक डिपेंड करता है आप कितना निवेश कर रहे हैं, कितना अप कर रहे हैं। लेकिन जितनी इनकी क्वेरी से हमने समझा तो वेल ये एक अवेयर इन्वेस्टर है, एक नॉलेजेबल इन्वेस्टर है। एंड आई थिंक एक अच्छी चीज जो कर रहे हैं वो है कि 12-15% हर साल की एसआईपी बढ़ा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अगर इन्हें 10-11% जो आप पूछ रहे हैं कि क्या 10-11% मिलेगा, अगर 10-11% मिलता है तो आई रीजनेबली श्योर कि अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास नंबर्स नहीं है तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन अगर सिर्फ इन्वेस्टर प्रोफाइल देख के चलो, अवेयरनेस देख के चलो, आई थिंक वो धीरे धीरे कवर कर लेंगे। शंकर जी आप हैं हमारे साथ? सुन रहा हूँ सर को, सुन रहा हूँ। हाँ, तो ये हो गया, सर ने जवाब दे दिया कि आपका जो लक्ष्य है वो पूरा होने के चांसेस हैं। क्योंकि आपका सवाल जो पोर्टफोलियो वाला सवाल हमारे पास नहीं था, तो हम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे इस वक्त तुरंत में कि आप कितना निवेश कर रहे हैं और कितने % रिटर्न पर कितने साल में कितनी रकम जुड़ जाएगी। लेकिन आपका जो अप्रोच है पूरे निवेश को लेके, उसको देख के लगता है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको अपना लक्ष्य पूरा करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ आज का सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ पे हम खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, सभी सवालों के जवाब इतने सरल और सहज भाषा में देने के लिए। और अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आपको क्या करना है, आपको हमें भेजना है वो सवाल। कहाँ भेजेंगे? देखिए आपकी स्क्रीन पे सारी डिटेल्स है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं फेसबुक के जरिए, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपना सवाल। जब भी सवाल लिखते हैं तो प्लीज अपना नाम और नंबर जरूर लिखिए, और ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर सके। फिलहाल के लिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही। आप सभी बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।